आ रही है? कैसे हो आप सभी लोग? भैया कैसे हो आप सभी लोग? आज आपका बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग कैसे हो पहले तो ये बताओ। कमेंट कर दीजिए एक बार जल्दी से, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। सर जेई एग्जाम कब होगा? बस अभी होगा जेई एग्जाम, जैसे आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो और आपका जेई एग्जाम हो जाएगा। देखो, सबसे पहली बात, जेई के एग्जाम के लिए आपको करना क्या क्या, कैसे बहुत आसानी तरीके से जेई बना जा सकता है, इस बात को समझे। जेई बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 2026 के ईयर के एंड में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब तक आपकी तैयारी होगी। तो जेई बनने के लिए देखो, सबसे पहले जेई बनने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गो प्रो एडुकेयर पर विश्वास करना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भैया यहां पर जो हमें चीज मिल रही है वो सबसे बेस्ट और सबसे हाई क्वालिटी की चीज मिल रही है। दूसरी बात, आपको डेली क्लास करनी पड़ेगी, डेली हो सके तो लाइव क्लास करने की कोशिश करें, ताकि आप अपने डाउट पूछ पाएं। आप अपने डाउट पूछ पाएं, जितना हो सके आप लाइव क्लास करने की कोशिश करें। जैसे ही क्लास हो जाए, जितना पढ़ाया है वो सभी अपना घर जाके रिवीजन करना ना भूलें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भाई साहब हालत हो जाएगी खराब। तो सभी लोग रिवीजन रिवीजन जरूर करेंगे, बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यू भी करेंगे और पीवाईक्यू भी करेंगे। इसके लिए आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से आपको सारे एमसीक्यू और पीवाईक्यू करने हैं। अगली बात, आपको और क्या करना है, हो सके तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। शॉर्ट नोट्स में क्या मेंशन करना है, वो जब आप एमसीक्यू और पीवाईक्यू करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम के लिए ये चीज हेल्पफुल रहती है। क्या ये सारी चीज करने के लिए आप तैयार हैं? अगर है तो कमेंट में यस लिखकर बताइए, फिर मैं अगली बात पर चलता हूं। अगर हैं कि सर हाँ, हम आज ये लेते हैं, ये डेडिकेशन लेते हैं पूरा एक साल, ये पूरा मतलब 5-6 महीने, पूरे 5-6 मंथ। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? पूरा 5-6 मंथ हम सर जी जान लगा देंगे, पर हम जेई बनकर रहेंगे। जेई बनकर रहेंगे और उस जेई बनने के लिए पूरा सिलेबस कवर करेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे। जितना हमें मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे, पर ये रोज हम कंसिस्टेंट तरीके से, कंसिस्टेंसी रखते हुए 7 से 8 पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चाहे गर्लफ्रेंड का फोन आएगा तो हम कट कर देंगे, बॉयफ्रेंड का फोन आएगा तो कट कर देंगे, फालतू की मैरिज में नहीं जाएंगे। एई का कुछ खबर है सर जी, सब कुछ एई का खबर भी ला देंगे। पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर मान लो कल ही एई की पोस्ट आ गई तो क्या आपका आईफोन 17 क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। अरे भैया वैकेंसी तब आए जब तक एक बार मैं अपना सिलेबस तो कर लूं। मजा तो तब है ना वैकेंसी का दोस्तों, कि एक बार भैया सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद जो बन करे वैकेंसी आ जाए, और 2026 में, सॉरी 2026 के एंड तक तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आपके वही दोस्त आपकी नौकरी लग जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। दोनों पोस्ट का एग्जाम कैलेंडर में आएगा। आप लोग सबसे पहले अपना रिवीजन बेहतरीन तरीके से कर लें, क्योंकि जब वो एग्जाम आए तो सिर्फ और आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा हो। ये चीज आपको करनी है भैया, तब आएगा मजा आपको, तब आएगा आपका मजा। क्लियर? ये बात आपको करनी है, क्योंकि भाई साहब हमने इतने लोगों को पढ़ा दिया है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 8 इयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझे पता है कि किस स्टूडेंट को किस तरीके से गेट का पेपर निकाला जाता है, किस तरीके से ईएससी का, किस तरीके से जेई का, किस तरीके से एई का। तो बस आपको जो जो मैं बोलूंगा वो चीजें आपको फॉलो करनी है, आपको सारी चीजें समझ में आए। क्लियर? अब मैं बता रहा हूं, सबसे पहले जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं,
तो सबसे पहले हम उस एग्जाम के सिलेबस को देखते हैं कि भैया ये एग्जाम का सिलेबस कहना क्या चाह रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट है मेरे भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यस, ऑब्जेक्टिव होगा मेरे भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा भैया? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक सेकंड रुकना। चले भैया। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्या ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है? अगर ये सब्जेक्ट नहीं आएगा तो भाई साहब ये समझो आपकी सारी चीजें वीक भी रहेंगी। और अगर इस सब्जेक्ट से प्यार हो गया, आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग से प्यार हो जाएगा। तो मैं आज आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। सिलेबस में क्या क्या है वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी है, वो मैं बता दूंगा, लास्ट में डिस्कस भी कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बात पूछूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ते क्यों हैं? कोई मुझे ये बताओ क्यों पढ़ते हैं। किसी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या पढ़ते हैं। कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या पढ़ते हैं? आप बताना चाहोगे? बताओ भैया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ते हैं? तो बताओ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम ये पढ़ते हैं, जब कोई हमारी बॉडी है, अगर मैं इस बॉडी के ऊपर या मैं इस मटेरियल के ऊपर क्या अप्लाई करूंगा, जब मैं इस मटेरियल के ऊपर या मैं इस बॉडी के ऊपर लोड को अप्लाई करूंगा। किसको? लोड को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरा मटेरियल में क्या क्या चेंज आएगा, मेरे इस मटेरियल में क्या क्या चेंज आएगा, इसको स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या बात सबको समझ में आई? क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम ये बात पढ़ते हैं कि जब मैं किसी मटेरियल या किसी बॉडी के ऊपर लोड को अप्लाई करता हूं, तो जब मैं लोड को अप्लाई करता हूं तो इस मटेरियल के बिहेवियर को या इस मटेरियल के अंदर क्या क्या चेंज आने वाला है, इसको एनालिसिस करना या इसको स्टडी करना ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाता है। बात सबको समझ में आ गई क्या? सर तो एक सब्जेक्ट और होता है, अगर आपने पता हो तो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सर ये इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है फिर? सर इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है? इस मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, जो मेरी बॉडी होती है, बस वो याद रखना, वो मेरी बॉडी जो होती है वो कौन सी बॉडी होती है? रिजिड बॉडी होती है। मैं रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें मैं रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करता हूं। उसके बाद इस बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है उसको एनालिसिस करता हूं, वो कहलाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो सर सोम के अंदर जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसमें जो हमारी बॉडी होती है फिर वो कैसी रहेगी? इसमें जो मेरी बॉडी रहती है वो मेरी बॉडी रहती है डिफॉर्मेबल। तो इसमें मेरी बॉडी क्या रहती है भैया? डिफॉर्मेबल बॉडी रहती है। तो एक बात तो क्लियर होगी क्या? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बॉडी पे ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसमें क्या क्या चेंज आएगा वो स्टडी करता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी। पर वहां पर जो बॉडी होती है वो मेरी रिजिड बॉडी होती है। पर जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर भी मैं किसी बॉडी या किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगाऊंगा और फिर लोड अप्लाई करके उसके बिहेवियर को समझूंगा। बात सबको समझ में आया? या उसमें क्या क्या चेंज आया इसको मैं समझूंगा, वो कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पर याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो बॉडी होती है मेरे भाई, अरे भैया ये मिटाओ, ये किसने लिखा है?
जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? अगर ये बात सबको क्लियर होगी तो मैं आगे बढ़ता हूं। भाई इसको मिटाओ ना, ये किसने लिखा है भाई, एक बार मिटाओ ना इसको। ये बात सबको समझ में आई क्या? इस बात में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अच्छा, अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज कर लिया, बाद में लिखवा दूंगा, एक बार पहले समझ लो। मैंने एक वर्ड यूज कर लिया, रिजिड मटेरियल। बताना रिजिड मटेरियल किसे बोलते हैं, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि रिजिड मटेरियल किसे बोलते हैं? रिजिड मटेरियल किसे बोलते हैं भैया, रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं? बताना भैया कोई भी एक स्टूडेंट। अरे यार जब तक आप बोलोगे नहीं आपके डाउट कैसे क्लियर होंगे? बताओ, रिजिड मटेरियल किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं भैया? सर लाइक स्ट्रक्चर बिल्डिंग डज नॉट चेंज इन शेप, यस। रिजिड मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा जब आप उसके ऊपर लोड को अप्लाई करोगे। ज्योमेट्री मतलब उसके शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कोई बॉडी है कहने का मतलब क्या है, रिजिड मटेरियल का मतलब यह है, मान लीजिए मेरी ये कोई बॉडी है, ध्यान से सुनना, ये मेरी बॉडी है, अगर ये रिजिड है, ये मेरी कोई बॉडी है, ये लो भैया ये मेरी रिजिड है। अभी मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट कंसिडर करे इस बॉडी में, मैंने लोड लगा दिया एफ। तो बताओ लोड लगाने के बाद क्या अगर रिजिड बॉडी है तो क्या इस ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस में चेंज आएगा क्या? अगर ये रिजिड बॉडी है तो क्या ए और बी पॉइंट, नहीं कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर मैं बोल दूं ये बॉडी मेरी डिफॉर्मेबल है, अगर मैं अभी बोल दूं कि मेरी ये बॉडी तो डिफॉर्मेबल है, तो बताओ क्या इसमें चेंज आएगा क्या? क्या फिर इसमें चेंज आएगा कि अगर मैं ये बोल दूं तो हाँ तब इसमें चेंज आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? तब भैया आपको इसमें चेंज मिलेगा। तो अभी तक मैंने जितना बोला उतना लिखवा दूं क्या? अभी तक जितना मैंने समझाया उतना लिखवा दूं क्या भैया? अभी तक जितना मैंने बोला उतना लिखवा देता हूं, मेरे साथ लिखते चलो। और आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछते चलो। चलो लिख देंगे भैया। पहला, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बहुत सारे नाम हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोल देते हैं इसको, सॉलिड मैकेनिक्स भी बोल देते हैं इसी को, इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोल देते हैं। सॉलिड, सॉलिड और मैकेनिक्स ऑफ, नोट्स बनाने हैं सब सभी को। और डिफॉर्मेबल बॉडीज डील्स विद स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मटेरियल। कब कब आप उसको स्टडी करोगे उसके बिहेवियर की, जब आप मटेरियल के ऊपर क्या लगाओ, लोड लगाओ। क्या यही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या? इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड में आप फोर्स भी लगा सकते हो और उसके ऊपर मोमेंट भी लगा सकते हो। क्या सभी ने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो या तो अभी डिप्लोमा कर रहा हो या बीटेक कर रहा हो? कोई ऐसा भी स्टूडेंट है क्या? दिस मटेरियल, दिस मटेरियल कैन बी रिजिड और डिफॉर्मेबल मटेरियल, डिफॉर्मेबल मटेरियल।
आगे बात समझ में, दिस मटेरियल कैन बी, रियली सॉरी। अगला, हेयर रिजिड मटेरियल। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, सोम के अंदर जो बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी, सोम के अंदर जो बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी, कंफ्यूज मत होना। हमेशा सोम के अंदर जो बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी, वो डिफॉर्मेबल रहेगी। बहुत बढ़िया। हियर रिजिड, रिजिड मटेरियल इज दैट which does not undergo change in, उसमें कोई भी ज्योमेट्री में चेंज नहीं आएगी रिजिड मटेरियल में, ज्योमेट्री लाइक शेप, साइज, अपॉन एप्लीकेशन ऑफ लोड, in which relative distance between any two point do not change upon loading, चेंज अपॉन लोडिंग। लिखो भैया, जैसे लिख लो बता देना, मैं अगले पेज पे चल जाऊंगा। चलें, लिख लिया? तो लिख दिया। रिजिड मटेरियल का मतलब क्या होता है, अगर उस बॉडी के ऊपर आप लोड लगाएंगे तो उस मटेरियल में चेंज क्या आएगा भैया, उसकी ज्योमेट्री वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगले पेज पे चल रहा हूं भैया, कोई बॉडी ले ली, ये बॉडी ले ली मैंने समझाने के हिसाब से, इस बॉडी पर क्या लगा दिया मैंने, क्या लोड दिख रहा है क्या सबको, मैंने पी लोड लगा दिया। इस बॉडी की लोड लगाने से पहले भी लेंथ कितनी थी, एल। इसमें मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, 1 और 2। लोड लगाने के बाद भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, लोड लगाने के बाद भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, लो छोटा एल लगा बता दिया। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। शेप एंड साइज डज नॉट चेंज बिकॉज इट इज रिजिड बॉडी। अच्छा, अगर आपकी रिजिड बॉडी है तो मुझे दूसरा एग्जांपल, मुझे बताना ये कौन सी बीम बनाई है, अगर आपने कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बताना ये मैंने कौन सी बीम बनाई है। अगर आपने कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये कौन सी बीम बनाई है मैंने, इस बीम का नाम क्या है। आगे मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, आप लोग बता सकते हो ये बीम कौन सी है। है भैया, कौन सी बीम है ये, सिंपली सपोर्टेड बीम। मैंने इसके ऊपर लगा दिया लोड, क्या सबको लोड दिख रहा है, मैंने इसके ऊपर लगा दिया लोड, क्या लोड सबको दिख रहा है क्या, क्या सबको लोड दिख रहा है, इस पे मैंने पी लोड लगा दिया। अगर ये रिजिड बॉडी है, ध्यान से सुनना, क्या अगर रिजिड बॉडी है, लिख देता हूं, अगर ये रिजिड बॉडी है तो क्या ये इस तरीके से चेंज हो सकती है, क्या अगर रिजिड बॉडी है तो क्या ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो सकती है क्या, क्या ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो सकती है क्या, रिजिड बॉडी है तो नो, नो डिफ्लेक्शन,
कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा अगर ये रिजिड बॉडी है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा भाई साहब। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है अगर जिसके ऊपर आप लोड लगाओगे तो उसमें उसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर होगी क्या? इस बात में बताओ किसी को कोई दिक्कत? लिख लिया सबने? आगे चलूं? चलें क्या सर? चलो, अगला है डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बता दी, अब डिफॉर्मेबल बॉडी। कि भैया डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है? डिफॉर्मेबल बॉडी वो होती है अगर आप जिसके ऊपर लोड को अप्लाई करोगे तो क्या होगा? सभी लोग बताओ। सभी लोग बताइए। उसमें डिफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे इट इज विच अंडरगोज, इट इज दैट विच अंडरगोज चेंज, चेंज इन जियोमेट्री when subjected to when subjected to external load or in which relative relative distance change between any 2 point due to the एप्लीकेशन ऑफ लोड। सर ये क्या बात लिखी है, आप इसे समझाओगे? यस। इसमें ये लिखा है कि मान लीजिए मैंने मैंने कोई बॉडी ली, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, और मैंने बोला कि ये बॉडी क्या डिफॉर्मेबल। लो भैया ये बॉडी है डिफॉर्मेबल, ध्यान से सुनना। अब मैंने इसमें 2 पॉइंट कंसिडर किए, ये 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं 1 और 2। अभी इनके बीच की डिस्टेंस है L। कब? लोडिंग से पहले की बीच की डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? लो इनके बीच की डिस्टेंस है X। अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया क्या मेरे भाई? मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया लोड। जैसे ही मैं इसके ऊपर लोड अप्लाई करूंगा तो क्या मुझे बताओ, ए और बी के बीच में डिस्टेंस इतनी रहेगी क्या? क्या ए और बी के बीच में डिस्टेंस इतनी रहेगी क्या? क्या नहीं रहेगी? ये ए पॉइंट कहीं और आ जाएगा मेरे भाई। ये ए पॉइंट कहीं और पहुंच जाएगा, ए डैश नाम दे दिया, 2 पॉइंट कहीं और पहुंच गया। लो भैया इनके बीच की डिस्टेंस अलग होगी, अब ये एक्स नहीं रहेगी, ये इसको मैंने नाम दे दिया एक्स डैश। तो ये क्या है भैया? डिफॉर्मेबल बॉडी है। डिफॉर्मेबल बॉडी। अगर डिफॉर्मेबल बॉडी रहती है तो एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश। आगे बात समझ में? अगर डिफॉर्मेबल बॉडी है तो ध्यान से सुनो, अगर डिफॉर्मेबल बॉडी है तो जैसे आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे तो बॉडी क्या हो जाएगी मेरे भाई? डिफॉर्मेबल है तो बॉडी इजीली डिफॉर्म हो जाएगी। तो ये इजीली हो जाएगी भैया, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लो भैया ज्योमेट्री हो जाएगी चेंज। ये है डिफॉर्मेबल बॉडी। समझ में आ गया? बहुत टेम्परेचर है भाई इधर, 40 के आसपास हो रखा है टेम्परेचर।
करो भैया जल्दी से। बना लिया, चलो आगे। अब सोम पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक अजम्पशंस भी पता होने चाहिए। जैसे लिख लो मुझे बताना मेरे भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे। कमेंट ही नहीं आ रहा, शायद लिख लिया होगा सभी ने। मैं आगे बढ़ता हूँ, जो भी डाउट है ना सीधा पूछ लेना मेरे से। अब कुछ अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझना है तो आपको कुछ अजम्पशंस पता होने चाहिए, यहां से सवाल आएंगे आपके एग्जाम। समझना इनको एक एक चीज, क्योंकि अगर ये चीज नहीं आई ना तो अजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्या क्या अजम्पशंस होते हैं, और आपको मजा आ जाएगा। आज आपको फील आ जाएगी गुरुजी मजा आ गया। पहला पहला अजम्पशंस क्या है, ग्रीन कलर से लिख दूं। जो मटेरियल है उसको आप, मटेरियल इज कंसिडर्ड, मटेरियल को आप कंसिडर टू बी होमोजीनियस, मटेरियल को आप होमोजीनियस कंसिडर करेंगे। कितने लोगों को होमोजीनियस का मतलब पता है? पहला जंक्शन ये है कि आप मटेरियल को होमोजीनियस कंसिडर करेंगे। इस बात का मतलब क्या है, कोई बता दो, होमोजीनियस मटेरियल किसे बोलते? आपने खूब पढ़ा होगा पूरे बीटेक के दौरान या डिप्लोमा में कि भैया होमोजीनियस मटेरियल किसे बोलते हैं। सेम प्रॉपर्टी, क्या सेम प्रॉपर्टी? आईफोन 17। अगर आप नौकरी लगोगे तो हम आपको आईफोन 17 देंगे। पहली रैंक लेके आओ जेई में, बताओ। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम कंपोजिशंस। कोई मजे वाली बात कोई बता ही नहीं रहा। मिक्स, क्या मिक्स मेरे भाई? मिक्स प्रॉपर्टीज। तो अब देख लो, आप लोगों ने कॉलेज भी पास कर ली। अब आप खुद देख लीजिए आप लोगों के कॉन्सेप्ट कितने ढीले हो रखे हैं। अरे आपने सब पास कर लिया फिर भी आप लोगों के देख लो कॉन्सेप्ट कितने ढीले हो रखे हैं। है भैया? अरे भैया, होमोजीनियस वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से मटेरियल के किसी भी पॉइंट पर, लो ये वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। लो समझाता हूं, लो मैंने एक मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। क्या सबको मटेरियल दिख रहा है? क्या मटेरियल दिख रहा है क्या सबको? लो और बड़ा कर लेता हूं, शायद नहीं दिख रहा होगा, हमारे वाले स्टूडेंटों को नहीं दिखता है। क्या ये मटेरियल दिख रहा है सबको? ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या सबको मटेरियल दिख रहा है? क्या मैंने एक मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, बताना इस मटेरियल के अंदर कितने पॉइंट होंगे? इस मटेरियल के अंदर कितने पॉइंट होंगे? अरे भैया, इस मटेरियल के अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इस मटेरियल के अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। लो मैंने सिर्फ तीन कितने सेलेक्ट कर लिए, मैंने सिर्फ कितने पॉइंट सेलेक्ट करके बताए आपको? मैंने सिर्फ इस मटेरियल के अंदर इंफिनिटी पॉइंट हो सकते हैं, मैंने सिर्फ तीन पॉइंट सेलेक्ट करके बताई। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस डायरेक्शन को एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया, इसको मैंने जेड मान लिया। अब सुनना, होमोजीनियस मटेरियल वो मटेरियल होता है, या होमोजीनियस प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में
किसी भी पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या बात बोली? किसी भी पॉइंट पर, लो इस पॉइंट पर प्रॉपर्टी है एक्स डायरेक्शन में ई, किसी भी पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में, कोई भी पॉइंट कर लो अब, हर डायरेक्शन में अगर ये मटेरियल होमोजीनियस है तो सबकी एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी? सबकी एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी? जितने भी पॉइंट है सबकी एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर ये मटेरियल होमोजीनियस है तो वाई डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, अगर वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी ई डैश है, अगर होमोजीनियस है, तो सारे पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी? सारे पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी? सारे पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। क्या एक्स और वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है? क्या एक्स और वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है क्या? नो। मेरे कहने का मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब है जो भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, सेम डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लो, जेड डायरेक्शन में मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, यहां पर प्रॉपर्टी मैंने ई डबल डैश, तो हर पॉइंट के जेड डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अगर मटेरियल होमोजीनियस है तो क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। क्या बताओ, ये बात चमक गई क्या? कि होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है? होमोजीनियस प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल के, यानी किसी भी मटेरियल के अंदर कोई भी आप पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो उन पॉइंट के ऊपर सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। देख, अरे आगे की बात क्लियर होगी क्या? ये बात मुझे बताओ, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सभी लोग मुझे बताओ, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ, सभी लोग मुझे बताओ। सभी लोग मुझे बताओ। तो अब मुझे एक सवाल पूछ लूं मैं आप लोगों से? क्या मैं अभी आप लोगों से एक सवाल पूछ लूं क्या? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्या मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ लूं? तो मुझे ये बता दो, जो होमोजीनियस प्रॉपर्टी है, या जो होमोजीनियस प्रॉपर्टी है, वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी या डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी? मुझे तो ये बता दो। वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है डायरेक्शन के ऊपर? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी वो पॉइंट से क्या है, यानी वो पॉइंट से क्या इंडिपेंडेंट है क्या? पॉइंट पॉइंट के ऊपर वो इंडिपेंडेंट है क्या? यस, ये प्री का सवाल होगा, ये आपके एग्जाम का सवाल होगा, तो मैं लिखवा देता हूं पहले कि मटेरियल इज टर्म टू बी, अरे चमक रही है बातें, नहीं चमक रही? होमोजीनियस इफ इट exhibits same elastic properties at any point in given direction, इन गिवन डायरेक्शन भैया, तो ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कि जिस सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम। तो क्या मैं ये बात भी लिख सकता हूं? अगर ये बात है तो क्या मैं लिख सकता हूं, हेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द होमोजीनियस मटेरियल इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रहेगी किससे भैया? पॉइंट से इंडिपेंडेंट रहेगी, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। एग्जांपल, स्टील, स्टील आपका होमोजेनियस होता है। लो जी, पहला जम्पशन ये है कि मटेरियल इज का, तो होमोजीनियस का मतलब आज सबको समझ में आ गया, सोइल में पढ़ा होगा ना, सोइल को होमोजीनियस होगा, आइसोट्रोपिक होगा, क्या आज फील आ गया क्या होमोजीनियस क्या होता है?
चले भैया आगे। चलो भैया अगली प्रॉपर्टी, अगला जंक्शंस क्या मानते हैं? दूसरा जंक्शंस, material is considered to be isotropic। बताओ आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, अब ये बता दो आप। होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है मैंने बता दिया, अब आइसोट्रोपिक का मतलब आप बता दो। बताओ आइसोट्रोपिक का मतलब बता दो। यस, यहां पर आप एक पॉइंट कंसिडर करोगे, उस पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी उस पॉइंट पर। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या पिछला जैसे, सॉरी 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 क्या पिछला जैसे मैंने डायग्राम बनाया वैसे समझाऊं क्या इसको भी? हम्म, जैसे पिछला डायग्राम बनाया वैसे ही समझाऊं क्या इसको भी? जैसे मैंने एक मटेरियल सेलेक्ट लिया, बताओ यहां पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? बहुत सारे। मैंने पहला ये पॉइंट कंसिडर किया, अगर इसमें आपने पॉइंट कंसिडर किया तो इस पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है? हम तीन डायरेक्शन ही ले रहे हैं क्या? एक्स डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी कहां पर होगी? अगर मटेरियल आइसोट्रोपिक है तो वही प्रॉपर्टी कहां पर होगी? वाई डायरेक्शन में। वही प्रॉपर्टी कहां होगी? जेड डायरेक्शन। मैंने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, इसकी एक्स डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगी, जरूरी नहीं इस पॉइंट पर जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर रहे। लो अब E2 होगी, प्रॉपर्टी तो चेंज होगी, पर इसकी सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है इस पॉइंट के ऊपर? सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है इस पॉइंट के ऊपर? सेम है। कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, उस पॉइंट के ऊपर सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो सेम मिलेगी। अगर ऐसा है तो उस मेटेरियल को आइसोट्रोपिक बोल दें। सबको समझ में आ गया क्या? तो मुझे ये बताओ, जो आइसोट्रोपिक मटेरियल है वो पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है या डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है? पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है या डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है? आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है या डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है? भैया पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पॉइंट, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी तो चेंज हो रही है, पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी तो क्या है? सेम है उस पॉइंट के ऊपर। तो लिख लो इस बात को। क्या ये बात फील हो गई क्या? अरे ये बात फील हुई या नहीं हुई मुझे ये बता दो मेरे भैया, ये बात फील होगी क्या? कोई भी पॉइंट पकड़ लो, उस पॉइंट के ऊपर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। अगर ऐसा है तभी होगा जब आपका मटेरियल आइसोट्रोपिक होगा। लिख लो, मटेरियल is termed to be isotropic if it exhibits same elastic properties in all direction, all direction at a given point। एट ए गिवन पॉइंट मतलब पॉइंट को फिक्स कर दिया, उस पॉइंट के ऊपर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। अब मैं एग्जांपल दूंगा फिर बताना। हेंस द प्रॉपर्टी
ऑफ द आइसोट्रोपिक material is independent of direction. एग्जाम्पल ग्लास। लिखो भाई। चलें, अब मैं एग्जाम्पल दूं, बता दोगे मटेरियल कैसा है? अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप बता दोगे मटेरियल कैसा? एग्जाम्पल दूं? चलो एग्जाम्पल करते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना समझ में आया कितना नहीं। बढ़ाई करने दो। यार आप बात बताते नहीं हो, आपने सारे बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है क्या, या कोई अभी कॉलेज में भी है? आप नाराज रहते हो क्या मेरे से? मैं तो सोचा सभी को गोलगप्पे खिलाऊंगा अभी। बताओ भैया, ये मटेरियल कौन सा है? ये होमोजीनियस भी है क्या? होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं? किसी भी पॉइंट पर जाओ, सेम डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टी देखो। एक्स में भी ई है, एक्स में भी ई है, वाई में ई डैश है, वाई में ई डैश है, जेड में जेड। इसका मतलब ये क्या होमोजीनियस तो है? इसका मतलब ये होमोजीनियस तो है मेरे भाई। अब देखो, आइसोट्रोपिक है या नहीं है? आइसोट्रोपिक का मतलब किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो और उसकी एक्स वाई जेड में सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ई ई डैश नहीं भाई, ई ई ई होती तब सेम होता, तो होमोजीनियस नॉन आइसोट्रोपिक। दूसरा एग्जांपल समझ में आ गया होगा आई थिंक, अब और अच्छे से बता पाओगे। सर जेई का वाइबा में भी हूं आप लोगों की कृपा से, लेकिन ये बार फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं होगा, मार्क्स कम है। अरे सब हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप मेरे से पढ़े थे क्या पहले? टीबी। अच्छा लास्ट बैच में हो जाएगा, टेंशन मत लो। बताओ ये कौन सा मटेरियल है? इस बार जी जान लगा दो। क्या ये होमोजीनियस है? पहले मुझे ये बताओ, क्या ये होमोजीनियस है? नहीं तो नॉन होमोजीनियस। क्या ये आइसोट्रोपिक है? क्या ये आइसोट्रोपिक है क्या? सेम डायरेक्शन में देखो ना, ई ई डैश। नहीं, नॉन होमोजीनियस, नॉन आइसोट्रोपिक। नॉन आइसोट्रोपिक। चलें, अगला एग्जांपल।
ई है, ई है, ई है, ई है, ये भी ई है। ये बताओ होमोजीनियस है ये? क्या ये होमोजीनियस है क्या? अरे प्लेइंग म्यूजिक कहाँ? बताओ भैया, क्या ये होमोजीनियस है? यस। देखो एक्स में वाई में सब जगह प्रॉपर्टी सेम है, तो होमोजीनियस है। क्या ये आइसोट्रोपिक भी है? देखो, किसी भी एक पॉइंट पर एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में देखो सेम प्रॉपर्टी है क्या? यस, होमोजेनियस आइसोट्रोप। अगला बताना। ये बताओ होमोजीनियस है क्या? मुझे बताओ होमोजीनियस है क्या? ये होमोजीनियस है क्या? देखो इधर एक्स डायरेक्शन में E1 है, एक्स डायरेक्शन में E2 हो गया, तो नॉन होमोजीनियस हो गया। क्या ये आइसोट्रोपिक है? क्या ये आइसोट्रोपिक है क्या? इस पॉइंट पर गया एक्स डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वही वाई में वही जेड में, इस पॉइंट पर गया जो एक्स में है वही वाई वही जेड है, तो ये नॉन होमोजीनियस आइसोट्रोपिक। क्या क्लियर हो गया क्या सबको? क्या ये बात सबको क्लियर हुई क्या भैया? किसको क्या बोलते हैं? चले भैया। चलो अगला। ये तो बता दिया, अजम्पशंस बता दिए। लोड, अगली डेफिनेशन लोड। किसे बोलते हैं लोड? कोई बताएगा लोड किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं लोड? है भैया, लोड किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं लोड? बताओ भैया जी। कि सर इसे बोलते हैं। थोड़ा तो करो पार्ट। एक्सटर्नल फोर्स वेट एक्टिंग ऑन ए स्ट्रक्चर। चलो, कुछ तो बता रहे हो। कुछ तो बता रहे हो, ऐसा अच्छा लगता है, कुछ तो बताओ। चलो, काफी लोग बता रहे हैं। काफी तो मेरे भाई आराम से बैठे बैठे चैट कर रहे हैं मोबाइलों में। नहीं, कि सर हम पहले तो चैट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे जो भी है। अभी तो हम चैट पे ध्यान दे रखा है पूरा। पूरा हम चैट करेंगे अभी तो मस्ती से। अभी अभी आप हमें डिस्टर्ब मत करो। अभी हम मस्ती से चैट करेंगे, फिर देखेंगे जो भी होगा। लो भैया जी, लोड क्या होता है?
इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। कि भैया ये एक एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट है जो कोई भी बॉडी क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है मेरे भाई। अब इसको क्या करते हैं मेरे भाई, अब इसको हमने क्या कर रखा है, अब हमने क्या कर रखा है, इस फोर्स को भी हमने क्लासिफाइड कर रखा है। और इसको क्लासिफाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला मैंने लोड को क्लासिफिकेशन कर रखा है, लिख सकता हूं दीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज, क्लासिफाई कर रखा है। जैसे पहला, किस बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के हिसाब से, डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, लोडिंग के हिसाब से हमने क्लासिफाई कर रखा है। सर कैसे लो, पहला एक्सियल लोड, एक्सियल लोड बोल दो या लॉन्गिट्यूडिनल लोड बोल दो, एक ही बात है। किसे बोलते हैं एक्सियल लोड, बताना, थोड़ा फील करो, कॉलेज में करा होगा। एक्सियल लोड किसे बोलते हैं, वो लोड जो किसके अलोंग लगे, वो लोड जो किसके अलोंग लगे मेरे भाई, नाम से समझ में आ रहा है, लेंथ के अलोंग लगे या एक्सिस के अलोंग लगे, तो हम उसे क्या बोल देंगे भैया, एक्सियल लोड बोल देंगे। नाम से समझ में आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, क्या मेरा ये लोड एक्सियल लोड है, बताना। अगर मैं कलर चेंज कर लूं तो क्या मेरा ये लोड एक्सियल लोड है क्या, बताना मेरे भाई। ये कोई मैंने बॉडी ले ली और ये मैंने इसकी एक्सिस ड्रॉ कर दी, जो इस एक्सिस के अबाउट लगे, क्या मेरा ये लोड एक्सियल लोड है, बताना मेरे भाई। क्या मेरा ये लोड एक्सियल लोड है क्या, यस ये मेरा एक्सियल लोड है, ये P1 मेरा एक्सियल लोड है। क्या ये P2 मेरा एक्सियल लोड है क्या, क्या मेरा ये P2 एक्सियल लोड है क्या, क्या मेरा ये P2 एक्सियल लोड है या नहीं है, मुझे ये बताओ। यस ये भी एक्सियल लोड है, बस नेचर अलग अलग है क्या। ये भी तो भाई एक्सिस के अबाउट ही लग रहा है। ये टेंसाइल हो गया और इसका नेचर कैसा हो गया मेरे भाई, ये कंप्रेसिव हो गया। और डिटेल में जाएं तो ये कोसेंट्रिक हो गया क्या, ये सेंटर पर लग रहा है क्या, और ये इसेंट्रिक हो गया क्या, ये सेंटर से दूर लग रहा है। कोसेंट्रिक क्यों बोला, कोसेंट्रिक वो बोला क्योंकि ये सेंटर पर लग रहा है, इसको इसेंट्रिक इसलिए बोला क्योंकि ये सेंटर से दूर लग रहा है। आगे के बात समझ में, क्या बात सबको समझ में आ गई। तो एक्सियल लोड वो लोड होता है जो उसकी एक्सिस के अबाउट लगता है। इस बात को मैं लिख भी सकता हूं, इट इज इट इज द लोड बीइंग applied along axis of the body member. This load can be, ये टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी, सेंट्रिक भी हो सकता है और इसेंट्रिक भी। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब जो सेंटर पर ना लगे, सेंटर से कुछ दूरी पर लगे। और कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक मतलब जो सेंटर पे ही लगे। लिख लो भाई।
आया समझ में कि एक्सियल लोड या लॉन्गिट्यूडिनल लोड किसे बोलते हैं? चले, अगला, ट्रांसवर्स लोड। नाम से समझ में आ रहा है, बताओ ट्रांसवर्स लोड किसे बोलेंगे? ट्रांसवर्स लोड किसे बोलेंगे भैया? ट्रांसवर्स लोड किसे बोलेंगे? वो लोड जो एक्सिस के क्या लग रहा हो, वो लोड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा हो। पिछला वाला एक्सिस के पैरेलल था, ये एक्सिस के क्या लग रहा होगा, परपेंडिकुलर। लो, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये इसकी एक्सिस है। ध्यान से सुनना, ये एक्सिस है मेरे भाई, तो यहां पर लग रहा हूं। लो, परपेंडिकुलर, आपको तो मुझे दिखाना पड़ेगा। ये लो, ये परपेंडिकुलर लग रहा है। फील नहीं आया होगा ना? फील नहीं आया होगा आपको? ये लो, सर नहीं आया फील, तो इसका मैं क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ। ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। लो मेरे भाई, तो भैया क्रॉस सेक्शन, ये P1 ऐसे लग रहा है, इसके, इस एक्सिस के पैरेलल। लो, सॉरी, परपेंडिकुलर। और ये लो, इसके, इसी के देखो, ये P4 ऐसे लग रहा है, ये बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो लिख सकते हो, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लगे। इट इज द लोड that is being applied perpendicular to the axis of the member, axis of the member। चले, सर लोड ऊपर से नीचे लगाने पर मतलब क्या? लोड ऊपर से कोई भी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोल रहे हो। ट्रांसवर्स लोड वो लोड होंगे जो भैया एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो क्या? क्या आप ऐसे बोल रहे हो क्या? टीबी मुझे बताना। हम्म, ये लोड लगा दिया मैंने ऐसे, ये ऐसे बोल रहे हो कि ऐसे मान लो ये P3 है, तो ऐसे बोल रहे हो क्या टीबी? ऐसे लोड हो? नहीं नहीं, ये कैसे होगा? क्योंकि ये आपकी इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, यही तो आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। देखो, ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी? अरे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी? ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहलाएगी ना। लेटरल बोल दो या ट्रांसवर्स बोल दो, ये थोड़ी होगा। चलें दोस्तों, तो क्या आज के लिए इतना ही रखें? इतना रिवाइज करके आ जाओगे?
और ग्रुप में सभी लोग जुड़ जाना, ये पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये पीडीएफ अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सभी लोग देख लेना इसको। जो भी डाउट हो मेरे से पूछते रहना, ठीक है? ग्रुप में भी मैं अभी इसको